गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं 13 सितंबर 2023 का दिन। भारत की विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन ने कुछ खास टीवी न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इंडिया गठबंधन के इस फैसले के बाद इस खास एंकर ने कहा कि यह मीडिया की आज़ादी पर हमला है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार करते हुए विपक्षी गठबंधन ने 14 एडिटर पत्रकारों की आवाज को दबाया है और कुछ ने कहा कि विपक्षी द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कड़े सवाल पूछते हैं। कुछ ने कहा कि यह हमारे लिए वेज ऑफ ऑनर है, यानी कि सम्मान की बात है। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिरकार भारतीय मीडिया में पत्रकारिता कितनी बची हुई है, इन पत्रकारों ने कितने कठिन सवाल पूछे हैं और किससे पूछे हैं। आखिर सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा कुछ खास एंकरों का बहिष्कार करना कितना सही कितना गलत है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम। बाकी आज के इस एपिसोड में हम इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि ये देश के बारे में, देश के हित में ये चीजें कितनी सही और कितनी गलत है, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। 22 जुलाई 2021 का दिन देश में किसान आंदोलन का दौर चल रहा था। न्यूज 18 का एंकर अमीश देवगन शाम के करीब 7 बजे टीवी पे आता है। अमीश इसके लिए एक शो बनाता है, विरोधी शो का नाम था अराजकता कम। अमीश देवगन वहां पे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि किसान आंदोलन में न्यूज 18 के रिपोर्टर पर हमला हुआ है। नागेंद्र गोसाई जंतर मंतर पर किसान आंदोलन का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस पर रिपोर्टिंग करने गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। डंडे से उनके सर पे हमला किया गया है। फिर व्यूअर से पूछता है कि क्या दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन के नाम पर ऐसा किया जाना ये कितना सही और कितना गलत है। सवाल यह है कि दिल्ली के बीच क्या ऐसा चीज चल रहा है जब तक कि इसकी छूट कितना दी जा सकती है, कितना इसमें शक्ति है, इस मामले की पता नहीं बला। 18 के ही पत्रकार एक दूसरे फिलहाल इतने राई के पास आता है और महिला पत्रकार का साइड लेते हुए फिलहाल प्रभजोत सिंह के फोन पर झपट पड़ता है, जिसके बाद प्रभजोत सिंह अपने रिपोर्ट से न्यूज 18 का पत्रकार पर वार करता है, जिससे उसको मामूली चोट लगती है। इस पूरे मामले में, इस पूरी कहानी में कहीं भी किसान नहीं होता है। किसान की सिर्फ एक झड़प थी जिसमें 3 पत्रकारों के बीच हुई थी। इसका किसान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कि यह घटना किसान आंदोलन के आसपास हुई थी। अमीश देवगन ने एक पूरा शो करने का, एक राष्ट्रीय शो कर डाला और इस मामले में जबरन किसान को बीच में लेते हुए इस तरह से दिखाया कि वो हमलावर हैं, अराजकता फैला रहे हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आम जनता ने किसानों को ही गाली देती है। एक ऐसा नेता का यह मामला ऐसा था कि जिसकी सच्चाई बाहर आने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और एंकर से गलती हो गई हो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वीडियोज को अगर कोई सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखे तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। गोदी मीडिया वाले ये कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये 30 सेकंड की वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, ये देख बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले। देवगन ने जानबूझकर इस वीडियोज का इस्तेमाल करके किसान के विरोध में किया, जो बेचारे महीनों से भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे। अमीश देवगन एक ऐसा अकेला पत्रकार नहीं है। इस वक्त लगभग सभी टीवी चैनलों पर अमीश देवगन जैसे कई ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो सरकार को जनता के सवालों से बचाने के लिए, सरकार पर आने वाले प्रेशर को कम करने के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, एक दल का काम करते हैं। यानी जनता कोई सवाल अगर पूछती है, उठाती है, किसी भी तरह का सवाल अगर पूछती है जनता, छात्र को इस मुद्दा पर उठाते हैं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं हो रहा है, शिक्षक अगर कोई मुद्दा उठाते हैं सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन इतने में ही अमीश देवगन जैसे पत्रकार आते हैं और उन पीड़ितों के खिलाफ ही ऐसी कोई स्टोरी लेकर आते हैं जिससे उनके प्रति जनता की सहानुभूति खत्म हो जाए
और उनका जनता का समर्थन भी मिलता रहे। इस तरह का काम करना उन्होंने बंद कर दिया। अंततः सरकार से प्रेशर कम होता है, नेता जवाब देने से बैक हो जाते हैं। और अगर शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करती है शाहीन बाग में, तो एंकर ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये तो पैसों से बिठाई गई है, इनको तो फ्री में बिरयानी मिलती है। अगर किसान आंदोलन करे तो एंकर ये पूछेंगे कि इस किसान के पानी की बोतलों का पैसा कहाँ से आया, इनके झंडे का पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर कोई छात्र आंदोलन करे तो ये एंकर कहेंगे कि अरे छात्र तो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। एंकरों के इस तरह की करतूतों से भली भांति जनता को भी अपना खुद का ही उनको एहसास हो जाता है और वो अपने ही पीड़ित लोगों के साथ नहीं आती है, उनका साथ छोड़ देती है और सरकार पर आने वाले इस दबाव को इस तरह से कम कर देती है। अमिश देवगन जैसे बहुत से एंकर इन मुख्य टीवी चैनलों पर इसलिए बिठाए गए हैं ताकि ये सरकार को बचाते रहे और विपक्ष और जनता से ही सवाल पूछे बजाय सरकार से सवाल पूछने के लिए। इसीलिए टीवी मीडिया के खास एंकरों को बहिष्कार की मांग करीब काफ़ी सालों से उठ रही थी। बीते दिनों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन ने ऐसे 14 एंकरों की लिस्ट जारी की। इनमें इन नाम थे सुधीर चौधरी, अर्बन गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमिश देवगन, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, नाविका कुमार, रूबिका लियाकत, गौरव सावंत, प्राची प्रसाद, आदित्य त्यागी, आनंद नरसिम्हन और सुशांत सिंह। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। महिला आरक्षण की किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा। उसके बाद भारत की एक ऐसी एकमात्र लिस्ट है जिसमें महिला आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नवीन कुमार और चित्रा त्रिपाठी, खैर इन पत्रकारों का कहना है कि विपक्ष द्वारा इन खास अनुकरणों का बहिष्कार करना मीडिया पर हमला है, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता यह करते हैं उससे लगता है कि देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर इन आरोपों का बताना कितना जाना सही है या कितना गलत है। मीडिया पर सबसे बड़ा हमला इन लोगों का टीवी चैनलों का पर फेस होना ही बताता है कि भारत में मीडिया वेंटिलेटर पर ही नहीं है बल्कि कब्रिस्तान में पहुंच चुका है। यह एंकर न केवल मीडिया पर हमला करते हैं बल्कि उसका कत्ल भी करते हैं और उनकी कब्र पर खड़े होकर सेल्फी लेकर के कहते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि मीडिया खतरे में है। सच तो यह है कि आप लोग जिनकी वजह से ये मीडिया खतरे में है, इन वीडियोज में हम एक एक करके इन एंकरों के पत्रकारिता को पड़ताल करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि इसका बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस वीडियो की रीच के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। इंडिया गठबंधन द्वारा किए गए इस बहिष्कार के बाद सुधीर चौधरी ने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या यह भारत की मीडिया के लिए सही है या भारत के लोकतंत्र के लिए यह सही है? क्या भारत के में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी कदम उठाना सही है? इसीलिए पहले तो सुधीर भाई की पत्रकारिता को ही देख लेते हैं कि यह पत्रकारिता के नाम पर कर क्या रहे हैं। मोटा मोटी शब्दों में अगर हम कहें तो जो एक समझदार व्यक्ति है वही एक मीडिया का जो काम होता है वो समझ सकता है कि मीडिया का असल काम होता क्या है। तो उनका काम होता है नौकरियों के सवाल पर सरकार से सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने इतनी नौकरियों का जो वादा किया था इसमें से कितनी नौकरियां दी है, अब उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं आप, सरकारी वैकेंसियां जो खाली पड़ी है उनमें भर्ती क्यों नहीं आप ले रहे हैं, सरकारी परीक्षाओं के पेपर टाइम पर क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। लेकिन सुधीर जी बिल्कुल उल्टा सरयू नदी बहा रहे हैं, बहाते भी हैं और सरकार की जगह जनता से ही सवाल पूछते हैं कि भाई सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। सुधीर जी ने सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का ही डीएनए टेस्ट कर दिया है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि अब यह आदमी ये मांग कर रहा है कि सरकारी नौकरियां जो घट रही है, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही। अब सुधीर चौधरी उसे और उनके परिवार को टीवी पर बैठे बैठे समझा देते हैं कैसे सरकार ये सब नहीं कर सकी, इतने करोड़ लोग हैं, कैसे सबको नौकरियां दी जा सकती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ खास एंकर इन टीवी चैनलों पर इसलिए बिठाए गए हैं ताकि सरकार पर बढ़ने वाले प्रेशर को कम कर सके, उनको बचाने की एक शील्ड की तरह काम कर सके। जब पेट्रोल का दाम यानी 1000 रुपये लीटर भी यदि हो जाए तो सुधीर चौधरी आपको ये समझा सकते हैं कि पहले लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा था और जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दो।
साल 2021 की ग्लोबल अर्निंग इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग गिरी तो सुधीर भाई ने अंदर इंडेक्स रिपोर्ट का ही डीएनए टेस्ट कर डाला और कहा कि गरीबी है, भुखमरी है, पर इतना नहीं है। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी जैसे एंकर थोड़ा बैलेंस दिखाई देते हैं, ताकि किंतु परंतु लेकिन यद्यपि हालांकि के बाद अपना एजेंडा उस पर कर सके, ताकि लोग समझे कि भुखमरी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन बदनाम सिर्फ इंडिया को ही क्यों किया जा रहा है। इसके बाद सरकार और नेताओं से जो सवाल पूछा जाना चाहिए था कि भारत में भुखमरी पर कितना काम हुआ है, भुखमरी कब खत्म होगी, तब सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की रिपोर्ट का प्रभाव ये होता है कि आम जनता ये मान लेती है, ये सोचने लगती है कि अरे गरीबी तो पहले भी थी, ये गरीबी तो पाकिस्तान में भी है, भारत को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। सुधीर चौधरी किस तरह से ध्यान भटकाती है, इसका एक उदाहरण टीएमसी सांसद महुआ मूत्र से जुड़ा हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मित्र ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि भारत में बढ़ते फैंसीवाद यानी कि तानाशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने मानवाधिकारों की बात पर मीडिया पर सरकार के कंट्रोल की बात की। किस तरह वर्तमान सरकार द्वारा धर्म को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात की। सुधीर चौधरी किस तरह से लोगों का ध्यान मुख्य जो धारा है उनसे भटकाती है, इसका एक उदाहरण टीएमसी सांसद महुआ मुत्रा से जुड़ा हुआ एक टीएमसी सांसद महुआ मुत्रा ने सांसद में भाषण देते हुए भारत में बढ़ते फैंसीवादी यानी कि तानाशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने मानव अधिकारियों की बात की, मीडिया पर सरकार के कंट्रोल की बात की। किस तरह वर्तमान सरकार द्वारा धर्म को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात की। लेकिन सुधीर चौधरी ने विपक्षी पार्टी के नेता महुआ मित्रा के भाषण को हुई नफरत से भारत भाषण का बताकर एक शो कर डाला। भारत भाषण 25 जून को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने दिया था। कहा कि ये एक चोरी किया हुआ भाषण है, जिसका आज हम एक डीएनए में फुल। सुधीर चौधरी ने कहा कि महुआ मित्रा ने यह भाषण ट्रंप के ऊपर लिखी गई एक लेख से चुराया है, जिसमें ट्रंप की जगह महुआ मित्रा ने मोदी लिख दिया है और संसद में पढ़ दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि महुआ मित्रा अपने भाषण में खुद बताती है कि खुद क्रेडिट देती है उन्होंने कि उन्होंने अपने भाषण के साथ बिंदु उनके एक संग्रहालय में लगे एक पोस्ट के लिए है, जिनका जिक्र मार्टिन लॉन्ग में अमर की वेबसाइट वॉशिंगटन मंथली में लिखे अपने एक लेख में किया था। मतलब ये जो शब्द थे वे पोस्ट थे जिसका जिक्र मार्टिन लुंगी में अपने लेख में किया। और यही बात महुआ मित्रा ने भी संसद में कहा कि फांसीवाद के बड़े में से शब्द उन्होंने उनमें से एक पोस्ट लिए हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने ये बात छुपा ली कि महुआ मित्रा ने बाकायदा ये बताया है कि ये शब्द उन्होंने कहाँ से लिए हैं। ये भाषण उन्हें उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित हो रहा था। लेकिन इस मुद्दे के बीच में सुधीर चौधरी कूद पड़ते हैं और आर्टिकल ये जो है मार्टिन का लॉन्ग का, और जो उन्होंने लिखा है कि अल में मार्टिन लॉन्गमा को इन मोहतरमा पर मुकदमा करना चाहिए क्योंकि इन्होंने इनका आर्टिकल चुरा लिया। सुधीर चौधरी ने अपने शो में झूठ फैलाया कि महुआ जो मित्रा है मोहित राजा बहादुर राम मुद्दा जनता के मुद्दों से उठकर इस बात पर चला जाता है कि ये भाषण किसका है किसका नहीं है, ये असली है नकली क्या है। महुआ मित्रा ने ये चुराकर बोला है, जबकि इस बात पर बहस होनी चाहिए थी कि क्या वाकई में भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच धीरे धीरे वंचित होती जा रही है। क्या आपको डर लगने लगा है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपकी नौकरियां जा सकती है, आपके खिलाफ फिर से कोई किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग, बल का प्रयोग आपको अपने ही आपने आपस में लड़वा सकती है। इस बात पर करने के बजाय सुधीर चौधरी ने पूरा मामला डाइवर्ट करके इस पर ला दिया कि महुआ मित्रा इतना का जो भाषण चर्चित हो रहा है ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि किसी और के शब्द हैं। मतलब यहाँ पर भी असर हुआ। महुआ मित्रा के द्वारा उठाया हुआ जनहित के मुद्दों से सरकार पर अगर कोई दबाव बनता तो वहां पर भी सुधीर भाई ने एक की तरह काम किया, यानी कि सरकार पर बढ़ने वाले प्रेशर को बचा लिया। जबकि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि जब सरकार के हाथ में सब कुछ हो, पूरा राजस्व हो, जो पुलिस हो, सरकारी एजेंसी हो या हो मंत्रालय हो, रेलवे हो, जहाज हो, तब उसके सामने खड़े विपक्ष के साथ साथ इंडिया भी सरकार से सवाल पूछेगा, मीडिया भी सरकार से सवाल पूछेगा, विपक्ष की आवाज को अपने आप में जगह देगा ताकि इतनी ताकतवर सरकार के आगे बैलेंस बना सके। अन्यथा सरकार भेड़ बकरों की तरह हो जाएगी और जनता की नहीं सुनेगी ही नहीं। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नामक कोई चीज रहेगी ही नहीं।
इस तरह की बातें करेगा। लेकिन सरकार पर अंकुश लगाने के लिए अपोजिशन और मीडिया दोनों ही सरकार से सवाल पूछने वाले होने चाहिए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि मीडिया सरकार की अस्थायी विपक्ष होती है। इसका एक उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि जनवरी 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रजिस्ट्रेशन यानी कि मुख्य रणनीति पर इनकी बहनों ने एक इंटरव्यू में मीडिया के बारे में कहा कि मीडिया को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहाँ अपोजिशन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ विपक्ष नहीं है, तुम लोग विपक्ष हो, यहाँ मीडिया विपक्ष है। इसीलिए बैन के इस बयान के बाद मीडिया विपक्ष है। इसके बाद कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने इसका विरोध किया। सीएनए की एक पत्रकार ने कहा कि हम किस तरह देश में रहे। वहीं जो एक पब्लिक के नाम पर अखबार के मुख्य संपादक स्टीफन एंगल वर्ग ने कहा कि हम अपोजिशन नहीं है, हम लोकतंत्र में एक जरूरी कार्य का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार के इस बयान के बाद पत्रकारों द्वारा दी गई इस प्रतिक्रिया पर दी ग्लोब लिस्ट नाम की एक मैगजीन के एक संपादक स्टीफन रिटन ने एक शानदार आर्टिकल लिखा जो मीडिया के रूल को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इस बार रिएक्टर ने लिखा कि बड़ा ही आशा है कि अमेरिका के बहुत से पत्रकार हिस्ट्री बेलन के इंटरव्यू पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमें इसकी कोई अपोजिशन नहीं है, बेस्ट टैक्स से बचाना चाहते हैं क्योंकि इससे उसका राजनीतिकरण होता है। स्टीफन रिएक्टर कहते हैं कि अगर देखा जाए तो ट्रंप के रणनीति पर इसकी बहनें सही हैं। असल में मीडिया एक विपक्ष ही है, मीडिया एक विपक्ष होना भी चाहिए। एक अच्छा पत्रकार विपक्ष में रहकर ही अपना काम करता है, चाहे सरकार में कोई भी पार्टी हो, यानी पत्रकार सरकार का अस्थायी विपक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की टीवी मीडिया अपना रोल निभा रही है या नहीं। क्या भारत की टीवी मीडिया के एंकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसे उन्हें सरकार का विपक्ष कहा जा सके। एक बार फिर उन पत्रकारों के चेहरे देखिए जिसका नाम विपक्षी गठबंधन ने अपनी बहिष्कार लिस्ट में डाला। अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, नाविका कुमार, रूबिका लियाकत, सुशांत सिंह। क्या आप ये मानते हैं कि पिछले सालों में इन्होंने किसी भी एक शो में या किसी भी एक हफ्ते में लगातार ऐसी किसी भी तरह का सवाल उन्होंने सरकार से पूछे गए हो? रोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन पर इन्होंने सवाल पूछे हो? क्या आप मानते हैं कि यह पत्रकार अपने विपक्ष होने का जिम्मा ईमानदारी से निभा रहे हैं? भारत का मीडिया सरकार विपक्षी जितना भी सोनिया उसका साझेदार नजर आता है, वो सरकार का साझेदार ही नहीं बल्कि विपक्षी विरोधी भी है। वो ये चाहता है कि देश में विपक्ष बचे ही नहीं। पूरी दुनिया में मीडिया और सरकार का इतना सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्ण रिश्ता शायद ही किसी देश में होता हो जितना भारत में मीडिया और सरकार राजनीति के बाबू सोना हो चुके हैं। सरकार को चोट लगती है तो मीडिया का रोना आता है। कोई सरकार से कोई सवाल, कोई प्रश्न कर दे तो मीडिया में एक एंकर कबीर फिल्म के शाहिद कपूर की तरह सरकार को बचाने के लिए बुलेट गाड़ी से निकल पड़ते हैं जैसे किसी ने उसकी प्रेमिका को हाथ लगा दिया हो। मीडिया को सरकार का अस्थायी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडिया सरकार की अस्थायी लैला बन चुकी है। अगर विपक्ष को 26 से अधिक परियां मिलकर ऐसे विशेष अनुराग का बहिष्कार करती है तो ऐसे लोगों से पत्रकारिता को बचाने का एक ऐसा प्रयास समझना चाहिए। अगर आपके शहर में एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है और धीरे धीरे दूध में छाछ में मिलाकर बेचने लगे तो आप कहें कि भाई आगे से इस दुकानदार से दूध नहीं लेंगे, तो क्या ये दुकानदारों की आज़ादी पर खतरा है? क्या ये दूधियों की आज़ादी पर खतरा है? जाहिर है नहीं है। ये एक तरह से सहयोग जैसे गांधी ने किया था, अंग्रेजों के स्कूलों, दफ्तरों, अदालतों में जाने का एक बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में, अदालतों में ताले नहीं लगाए बल्कि अपना काम कहा उन्होंने कि बल्कि अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, अपने काम में शामिल होना चाहे। किसी ने ये तय करने का, किसी का ये तय करने का पूरा अधिकार उनका अपना है, सामने वाला का है। कुछ विशेष एंकरों के बहिष्कार करने को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं, अलविदा लेना चाहते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।